हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू ग्लोबल अध्ययन एसके। आज हम बात करने वाले हैं गोलीय पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन, है ना। गोलीय पृष्ठों पर या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑन स्फेरिकल सरफेस के बारे में बात करेंगे। और सरफेस जो स्फेरिकल मिरर होते हैं, गोली दर्पण होते हैं, क्या प्रकार हैं उनके बारे में बात करेंगे। और ये एक मायने में बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है। अगर आपने इसको नहीं पढ़ा तो आपको कभी भी गोलीय दर्पण समझ में नहीं आएगा, इमेज बनाना, प्रतिबिंब बनाना नहीं आएगा। इसलिए इस वीडियो को पूरा बड़े ध्यान से देखें, क्योंकि उसमें हम सब बताने वाले हैं दर्पण का ध्रुव, वक्रता केंद्रक, वक्रता त्रिज्या, अविलंब आदि सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे, जिसमें प्रतिबिंब बनाने में इसका मुख्य रोल होता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, तो इसको बिल्कुल भी स्किप ना करें, पूरा वीडियो बड़े ध्यान से देखें। और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर करें, ज़्यादा शेयर करें। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करके सब्सक्राइब कर लें। और सभी वीडियो को जो प्लेन सरफेस को देखने के लिए आप प्ले लिस्ट को ज्वाइन कर सकते हैं। आई बटन में आपको दिया गया है, तो आई बटन में भी आप क्लिक करके उसको देख सकते हैं। तो चलो देखते हैं क्या है जो है स्फेरिकल मिरर या जो है गोलीय दर्पण क्या है, इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले समझते हैं गोलीय दर्पण किसे कहते हैं। यदि किसी कांच के गोले को काट कर इसके किसी एक पृष्ठ पर चांदी की पॉलिश या कलई कर दी जाए तो उसे क्या बोलते हैं, गोलीय दर्पण बोलते हैं। आप जरा ध्यान से समझना कहे क्या रहा है। किसी गोला, बेटा ये गोला है, यानी कोई ऐसे करके गेंद है ये, ठीक है। इस गेंद को, ये किसकी है, पूरी कांच की है। कैसी कांच की, ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी, पारदर्शी कांच की ये एक गोला है। अब जरा ये सोचिए, हमने इसको यहाँ से काट दिया और इस हिस्से को फेंक दिया अलग, ठीक है बेटा, है ना। इस हिस्से को फेंक दिया, अब हमको ये बच गया। अब इसके किसी एक भाग पर क्या करेंगे हम, या तो चांदी की पॉलिश कर देंगे या कलई की कलई कर देंगे। तो हम पॉलिश करने का सबसे आसान तरीका जानते हैं, बहुत ही सरल तरीका है। ये हमने इस पे क्या कर दी, पॉलिश कर दी। अब इसका परावर्तक पृष्ठ, मान लो अगर हमने इस तरफ क्या की, ये पॉलिश की, किसकी, चांदी की पॉलिश, ठीक है। लेकिन जब अगर इस तरफ पॉलिश की, जिस तरफ ये बेटा डॉट डॉट दिखाया जाता है ना, इस तरफ पॉलिश बोलते हैं। और ये जो प्लेन, तो ये क्या, परावर्तक पृष्ठ होगा। क्या होगा, परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ बोलेंगे इसे। यानी कि रिफ्लेक्शन सरफेस जो होगा वो कौन सा होगा, ये वाला होगा, ठीक है। और इस तरफ क्या, पॉलिश वाला सरफेस होगा, ठीक है। ये तो हमने बात किया गोलीय दर्पण की बात की। अगर सोचो, अगर हम इसको सेम ऐसा है, अगर इसके इस तरफ कर देते हैं पॉलिश, ऐसे ऐसे, तो परावर्तक पृष्ठ कौन सा, इसका इस तरफ वाला, इसे हम क्या बोलेंगे, परावर्तक पृष्ठ, इस तरफ वाला बोलेंगे पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ। और इस तरफ क्या है, चांदी की पॉलिश या कलई किया हुआ पृष्ठ। तो जिस तरफ क्या है ये, अब हमें ये समझना है, हमने क्या समझा, हमने किसी गोले को काटा और उसके किसी एक भाग पे क्या पॉलिश कर दी। तो जो दूसरा भाग होगा, मान लीजिए ये इस तरह था, अगर हमने इस तरफ पॉलिश कर दी तो ये अंदर वाला कैसा होगा, परावर्तक पृष्ठ होगा, यहाँ से परावर्तन होगा। तो ये एक दर्पण का कार्य करेगा, किसका, दर्पण का, ठीक है। एक मिरर का कार्य करेगा, मिरर वाला कार्य करेगा, ठीक है। तो बात इतनी समझ गए। अब हमें क्या समझना चाहिए, हमें क्या दर्पण, गोलीय दर्पण के प्रकार क्या हैं, टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर्स क्या हैं, वो देख लें। अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण, दो के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हमें समझना चाहिए कि अवतल दर्पण क्या होता है, ठीक है। अवतल दर्पण किसे कहते हैं, इसको हटा दें, चलो समझ गए, इसको हटा देते हैं। अब हम देखेंगे अवतल दर्पण किसे कहते हैं, ठीक है। अवतल दर्पण किसे कहते हैं, आप देखिए, जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर दबा हुआ होता है या धंसा हुआ होता है। ये आप ले लिया ऐसे करके, ये कोई गोलीय दर्पण है, किसी स्पेयर से काटा हुआ, और हमने इसके इस तरह जब पॉलिश है
तो जरा आप एक बात देखो बेटा, इसका परावर्तक पृष्ठ ये वाला होगा भाई, पॉलिश इस तरफ की हमने बताया अभी, जब पॉलिश इस तरफ की तो परावर्तक पृष्ठ ये वाला होगा। जब परावर्तक पृष्ठ ये वाला है तो जाहिर सी बात कैसा ये अंदर धसा हुआ है, कैसा है, ऐसे अंदर की ओर धसा हुआ है, ये अंदर की ओर धसा हुआ है। जब अंदर का ओर धसा हुआ है तो और फिर इस तरफ पॉलिश है ना, इस तरफ पॉलिश है और ये अंदर को धसा हुआ है, तो जो धसा हुआ पृष्ठ है इसलिए इसे क्या बोलेंगे, अवतल दर्पण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अवतल दर्पण बोलेंगे, अवतल दर्पण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अवतल दर्पण या कॉनकैव मिरर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कॉनकैव मिरर बोलेंगे। ठीक है, कॉनकैव मिरर यानी कि जो भी दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ जो है, ये परावर्तक पृष्ठ है, ये अंदर धसा हुआ है, इसलिए क्या बोलेंगे, अवतल दर्पण बोलेंगे। दूसरा ऐसा क्या है कि एक उत्तल दर्पण है। क्या है, उत्तल दर्पण या कॉन्वेक्स मिरर, जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर उभरा हुआ होता है। जरा ध्यान से देखो, ये कोई हमने लिया है एक, अब हमने क्या किया, पॉलिश इस तरफ कर दी है ना, बात वही है। अब इसका परावर्तक पृष्ठ ये वाला बन गया। अब इसका परावर्तक पृष्ठ बेटा कैसा होगा, ऐसे उभरा हुआ होगा बाहर की ओर, और ये तो पॉलिश होगी अंदर तरफ, ये उभरा हुआ। जब उभरा हुआ जिसका भाग होता है उसे क्या बोलते हैं, उत्तल दर्पण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उत्तल दर्पण बोलते हैं, उत्तल दर्पण बोलते हैं, उत्तल दर्पण या कॉन्वेक्स मिरर। क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स मिरर। क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स मिरर। यानी कि हमने दर्पण, गोलीय दर्पण जाना कैसे बनेगा और उनके प्रकार कौन कौन से हैं। एक है अवतल, दूसरा है उत्तल। अवतल में क्या होता है, परावर्तक पृष्ठ वाला जो भाग होता है वो अंदर धसा हुआ होता है, और उत्तल में क्या होता है, परावर्तक पृष्ठ भाग जो होता है वो ऊपर उभरा हुआ होता है, ऐसा, और अवतल में ऐसा। ये बात समझ गए। अब हमें क्या करना है, गोलीय दर्पण संबंधित कुछ बिंदु के बारे में चर्चा करनी है कि कौन कौन से बिंदु क्या क्या होते हैं। चलो चलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट ये आपका वीडियो होने वाला है, अगर ये नहीं पढ़ा तो आप इसको कर ही नहीं पाएंगे, इमेज नहीं बना पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे। चलो अब हम क्या देखते हैं, हम दर्पण का ध्रुव या पोल देखते हैं। सबसे पहले एक हम दर्पण बना लेते हैं ऐसे करके, हालांकि सब में बना हुआ भी है और हम बना भी लेते हैं। और यहाँ पर क्या, इस पे ऐसे पॉलिश कर दी, ठीक है। अब हमें क्या है, दर्पण का ध्रुव की बात की गई है, तो दर्पण के ध्रुव हम किसे बोलेंगे, इस दर्पण के बिल्कुल मिडिल पॉइंट, मध्य पॉइंट, बिल्कुल बीच के बिंदु को P बोलेंगे, या दर्पण का क्या है, ध्रुव बोलेंगे। क्या बोलेंगे, दर्पण के ध्रुव बोलेंगे इस पॉइंट को, जो बिल्कुल, अब ये जो रेखा जा रही है ना, ये दोनों जो दर्पण है दोनों को बराबर भाग से डिवाइड कर रही है, इसलिए यानी कि मध्य बिंदु ये दिख रहा है, इसको दर्पण का ध्रुव बोलते हैं। ठीक है, एक बात है, वक्रता केंद्रक किसे बोलते हैं, या सेंटर ऑफ कर्वेचर किसे बोलते हैं, जरा इसको समझना है आपको। जरा इसमें ही देख लो आप, ये केवल इतना दर्पण है। अगर हम पूरे गोले की बात करें तो बेटा गोला तो ये पूरा होगा। जरा समझिए, ये क्या है, एक क्या है, वृत्त है, एक सर्कल है, तो इसका क्या होगा, ये केंद्रक होगा। क्या होगा, और केंद्रक को हम क्या बोलेंगे, सी बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, इसलिए क्या बोलते हैं, सी बोलते हैं। जरा सोचिए, वक्रता केंद्रक क्या मतलब, ऐसे ये भी पूरा एक गोला है, अगर इसके हम इस भाग को अगर हम एक दर्पण के रूप में मान लें, दर्पण के रूप में मान लें, तो बेटा ये क्या है, वक्रता केंद्रक का ही तो काम करेगा। क्या करेगा, वक्रता केंद्र का कौन, सी, इसलिए सी क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। एक्चुअली होता पूरे का है, लेकिन जब इसको हम हटा देते हैं ऐसे करके, ऐसे हटा देते हैं तो केवल ये इतना भाग रह जाता है, तो यहाँ से P ये रहा, लेकिन यहाँ पर ये सी है। तो सी क्या है, सी एक्चुअल में क्या था, जो पूरे हमने पहले जो स्फीयर लिया था उसका सेंटर था, उसका केंद्रक था, है ना। जो भी हमने सर्कल ना कह के एक गोला बोले, सर्कल ना कह के, क्यों, सर्कल चीज यहाँ पर गोले वाली बात कर रहे हैं। हमने जो गोला लिया तो गोले का जो केंद्रक वो क्या है, सेंटर ऑफ
कर्वेचर है, और हमने इसके इस भाग को काट दिया तो ये हमने दर्पण में ले लिया। ठीक है, वेरी गुड। तो ये क्या है, वक्रता केंद्रक है। इसको समझ गए आप, वेरी गुड, हटा दें इसको। अब क्या है, वक्रता त्रिज्या, जो आप इसे आपने दर्पण का ध्रुव देखा P, है ना, ये वाला पॉइंट, और वक्रता केंद्रक, इनके बीच की जो बड़ा दूरी है ना, ये दूरी है, इसको वक्रता त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। क्या करते हैं, वक्रता त्रिज्या। कैसे, जरा सोचिए, अगर ये स्फीयर है बेटा या ये गोला है, तो जब इसका ये अगर केंद्रक है तो आप जानते हो केंद्रक से इसकी जो इसकी ये परिधि की दूरी जो होती है उसको हम त्रिज्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं, त्रिज्या ही तो बोलते हैं। तो जब इसकी त्रिज्या ये है तो जाहिर सी बात है, तो ये इसका अगर मान लो ये पूरा हम ऐसे बना लें, ऐसे से बना लें, ऐसे से जब बना लिया तो ये क्या हुआ, केंद्रक हो गया। अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी, इसकी क्या होगी, त्रिज्या ही तो रेडियस ही दोगी, चाहे इसे ले लो, चाहे इसे ले लो, चाहे इसे ले लो, कुछ भी ले लो, सब क्या होंगी, सब ये आर होंगी, यानी कि त्रिज्या होंगी। क्या होंगी, त्रिज्या होंगी। क्या होगी, त्रिज्या। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, वेरी गुड। क्या है, इसे ही त्रिज्या बोलेंगे। लेकिन हमने इसको जब दर्पण के रूप में लिया तो C से P तक की दूरी को क्या बोलेंगे, इस C से और यहाँ P तक की दूरी को क्या बोलेंगे, सॉरी ये वाला इसको छोड़ो यहाँ पर, हाँ, इस C से P तक की दूरी क्या बोलेंगे, वक्रता त्रिज्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वक्रता त्रिज्या बोलेंगे। ठीक है, या रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। इस बात को क्लियर हुई, वेरी गुड। अब बात करते हैं अविलंब। अच्छा, अविलंब क्या है, नॉर्मल क्या है बेटा, जो भी ये केंद्रक जो आप देख रहे हो ना, जरा इसको हटाएं 1 मिनट ताकि आपको सही समझ में आए। देखिए, वक्र जो वैसे हमने प्लेन मिरर में हमने आप लोगों को बताया था कि ऐसे करके नॉर्मल क्या होता है, इसको 90 एंगल पे ऐसे डालो तो ये इसका नॉर्मल होता है। इस पे हमने बात कर ली थी, है ना, या अविलंब होता है। लेकिन हमें क्या है, हमें जो बात करनी है वो किसकी करनी है, वो गोलीय दर्पण करनी है। और गोलीय दर्पण में अविलंब कौन सा होता है, वो जरा देखें। गोलीय दर्पण में अविलंब का क्या मतलब है, मान लीजिए ये क्या है, कोई दर्पण है और ये क्या है, ये कोई P बिंदु है और क्या है, ये C यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर है। कोई भी रेखा अगर किरण आती है और इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है, तो अगर इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकल जा रही है, यानी कि किससे निकल जा रही है, वक्रता केंद्रक से गुजर के जा रही है, तो इस जाने वाली किरण के द्वारा यहाँ पर जब टकराएगी तो ये अविलंब ही बनाएगी। कब, जब वक्रता त्रिज्या से, ये वक्रता त्रिज्या है, वक्रता केंद्र देख रहे, वक्रता केंद्रक से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, वक्रता केंद्रक से कोई भी किरण जब निकल के जाएगी तो जब यहाँ टकराएगी तो यहाँ बेटा क्या है, अविलंब होगा। क्या होगा, अविलंब होगा। ऐसे अविलंब कहेंगे या नॉर्मल कहेंगे, यानी कि 90 एंगल पे ही टकराएगी, यानी कि अगर ये टकरा के सीधी वापस हो जाएगी, क्योंकि कोई भी चीज 90 एंगल टकराती है तो सीधी वो वापस हो जाती है। ठीक है, प्रकाश की किरण अगर किसी सतह पे 90 अंश कोण पे जब टकराती है तो वो उसी दिशा में वापस, यानी कि उसी 90 अंश कोण बनाते हुए वापस हो जाती है। अब जब टकराएगी तो इसलिए इसे क्या बोलेंगे, अविलंब बोलेंगे या नॉर्मल बोलेंगे। कब, जब वक्रता केंद्रक से कोई जो है किरण गुजर के इस सतह पर टकराएगी दर्पण के, गोली दर्पण के। ठीक है, समझ गए, वेरी गुड। अच्छा, आप किसकी, मुख्य अक्ष की बात कर लें, प्रिंसिपल अक्ष। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस की बात कर लें, क्या है देखते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस की बात करते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, यही देख लीजिए आप, ये क्या है, वही दर्पण है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, तो क्या पोल ऑफ मिरर हो गया, क्या होगा, पोल ऑफ मिरर हो गया या दर्पण का ध्रुव हो गया। लेकिन यहाँ क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, या क्या इसे वक्रता का केंद्रक बोलेंगे। जो वक्रता के केंद्रक से और क्या दर्पण के ध्रुव से तक जो मिलाने वाली जो रेखा है ना, या उससे गुजरने वाली रेखा है, वक्रता केंद्रक से और इस क्या
दर्पण के ध्रुव से जो गुजरने वाली रेखा है, इस रेखा को क्या बोलेंगे हम? मुख्य अक्ष बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मुख्य अक्ष बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मुख्य अक्ष बोलेंगे। किसको? ये जो रेखा, जो लाइन जो जा रही है, ये जो जा रही है, इनको मुख्य अक्ष ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष बोलते हैं या प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से जाएगी। ठीक है, पोल ऑफ मिरर या दर्पण के ध्रुव से और ये क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर या वक्रता केंद्रक से जाएगी। इसे क्या बोलेंगे हम? प्रिंसिपल ऑफ, या किसे अक्ष बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मुख्य अक्ष बोलेंगे। ठीक है, समझ गए? वेरी गुड। चलो अब हम बात करते हैं किसकी? दर्पण के द्वारक। जरा इसको समझना, दर्पण के द्वारक किसे बोलते हैं? देखो, द्वारक जितना बड़ा होगा उतना ही बड़ा क्या होगा? आपका दर्पण होगा। जरा समझने का प्रयास करेंगे। और इतना ही बड़ा, अगर हमने मान लीजिए छोटा सा गोला एक ले लिया, जरा देखना, और एक गोला हमने लिया बड़ा, एक गोला थोड़ा अच्छा बना दें, ओके, एक गोला बड़ा लिया, एक गोला छोटा लिया। जरा हम इसको यहाँ से जब काटेंगे बेटा, जरा ध्यान से देखो, ऐसे ऐसे काटेंगे तो हमें ये मिरर, इसको हटा देंगे, छोटा वाला था। अब ये जो मिरर बनेगा तो इसका जो आप ये देख रहे हैं, जिसको ये इतना जो एरिया है, ठीक है, जिसको चाहे हम M1 बोल दें या M बोल दें, और इस अब ये बड़ा वाला गोला है, ये देखिए आप। तो आप जरा बता सकते हैं कि कौन से वाला गोलीय दर्पण बड़ा है? इसका नाम A है, इसका नाम B है। तो कौन सा वाला बड़ा है? यस, कौन सा वाला? B वाला बड़ा। क्यों? क्योंकि इसका गोला बड़ा था। इसका गोला जो था वो कैसा था? बड़ा था। जब बड़ा था तो अब द्वारक किसे बोलेंगे? द्वारक बोलेंगे इसको, M1 और M। ये जो दूरी है ना, इस लेंथ को, ये लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको द्वारक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? द्वारक बोलेंगे। इस द्वारक से क्या है? दर्पण के द्वारक से पता चलता है कि दर्पण कितना बड़ा है। पता चलता है दर्पण कितना बड़ा है। वेरी गुड, ठीक है। द्वारक देखो दिखा रहा है, ये जो ग्रीन दिख रहा है, इसे बोलते हैं द्वारक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द्वारक बोलते हैं, दर्पण का द्वारक। ठीक है। मुख्य फोकस किसे बोलते हैं? जरा आप देखते हैं, या फोकस, प्रिंसिपल फोकस किसे बोलते हैं? मुख्य फोकस कह लीजिए या प्रिंसिपल फोकस किसे बोलते हैं? पहले हम क्या करेंगे, एक ऐसे करके क्या बनाएंगे, एक अच्छा सा मिरर बनाएंगे या दर्पण बनाएंगे। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस ये हो गया, और एक अक्ष बनाएंगे। अब हम एक वक्रता केंद्रक जानते ही हैं, वक्रता केंद्र हमने ये बना दिया। अब हमें ये नहीं पता कि मुख्य फोकस किसे बोलते हैं। देखिए, इस प्रिंसिपल एक्सिस से बोल दीजिए, या हम मुख्य अक्ष के समांतर कोई भी किरण जब आएंगी, प्रकाश की किरण, ठीक है, प्रकाश की किरण जब आएंगी और टकराकर जहाँ से गुजरेंगी, ऐसे करके जहाँ से गुजरेंगी, यही नहीं और भी आएंगी, ठीक है, यहाँ से भी जाएंगी बेटा। अब टकराकर सब कहाँ? इस पॉइंट पे मिल रही हैं, ठीक है। और जब इस पॉइंट पे मिल रही हैं, इसलिए इस बिंदु को हम बोलते हैं क्या? F बोलते हैं। क्या बोलते हैं? F, या इसे क्या बोलते हैं? मुख्य फोकस बोलते हैं। जा रही है और यहीं पर कट रही हैं, सब यहाँ पर मिल रही हैं, इसलिए। यानी कि समांतर, जब जो आपका मुख्य अक्ष के समांतर जब रेखाएं आती हैं और जब दर्पण से टकरा के कहाँ मिलती, किसी एक बिंदु मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? मुख्य फोकस। अच्छा, मिलती हुई प्रतीत कैसे होंगी? जरा ये देखें आप, हम यहाँ देख लें, ये है हमारा उत्तल दर्पण है, जो उसमें था वो इसमें होगा। अगर बताइए, ये C है और ये F है, इसी प्रकार हमें इस तरफ भी F बनानी होगी और इस तरफ भी C। जब इस तरफ ये समांतर जाएंगी तो ये इस तरफ होंगी, क्योंकि इसका परावर्तक पृष्ठ ऐसा होगा थोड़ा सा, क्योंकि डाइवर्जिंग होता है, इसे डाइवर्जिंग या डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं, ठीक है। अब जब जाएंगे तो ये तो वापस लौट गई, तो हमें वापस पीछे क्या मिलती हुई प्रतीत होंगी। क्या होंगी? मिलती हुई प्रतीत होंगी, ऐसे। इन्हें आभासी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आभासी, यानी कि रियल नहीं, ये वर्चुअल बनाएंगे इमेज, ठीक है, ठीक है। तो
जब इससे मिलती तो जिस बिंदु पे मिल रही हैं उसके कहते हैं मुख्य फोकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मुख्य फोकस बिंदु बोलते हैं। ठीक है, अब फोकस दूरी किसे बोलते हैं, जरा ये देखिए, इसे फोकल लेंथ बोलते हैं, फोकस दूरी किसे बोलते हैं। देखिए फोकस दूरी किसे बोलते हैं, इस प्रिंसिपल एक्सिस से और यहाँ इस मुख्य फोकस से कितनी दूरी है, इसको क्या बोलते हैं, इसको फोकस दूरी बोलते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस से फोकस मुख्य फोकस के बीच जो दूरी होती है उसको फोकस दूरी बोलते हैं। अब फोकस तल किसे बोलते हैं? अब फोकस तल के लिए आप जरा एक और इस तरफ बना लें, आप जानते तो हो ही फोकस तल के लिए क्या है, आप जानते हो ये P बोल गया और ये C है, ये F है, यानी कि फोकस वो हो गया, फोकस मुख्य फोकस हो गया। अब मुख्य फोकस जब हो गया तो बेटा ये इस तल को ऐसे कर बना लो आप, एक यहाँ से नहीं बेटा खिंच रहा है, हम यहाँ से बोले तो यहाँ पर जो ये जो जा रहा है ये पूरा क्या है, ये पूरा फोकस तल है। क्या है? फोकस तल या फोकस प्लेन है। देख रहे ना, ये फोकस प्लेन है। आप यहाँ पर कन्फ्यूजन ना कर्वेचर में, कर्वेचर बेटा ये इसकी कितना बड़ा इमेज है वो बताता है, लेकिन ये फोकस तल, फोकस से ऊपर तक ले जाते हैं, ऊपर नीचे तक। कोई भी फोकस है, जरा एक बार और समझ लो, आप कन्फ्यूजन में बिल्कुल ना रहें। हम मान लीजिए यहाँ C बना दिया और यहाँ F बना रहे हैं, तो ये F है ना, ये बिंदु, इस बिंदु से ऊपर जो भी इस तल को फोकस तल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोकस तल बोलते हैं। तो आज की वीडियो में हमने क्या देखा बच्चों, हमने ये देखा कि गोली दर्पण क्या होता, क्या उसके प्रकार हैं और गोली दर्पण के कौन कौन से मुख्य बिंदु हैं और इनका ही हम उपयोग करके प्रतिबिंब बनाने का, ये दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम, और इस नियम को अगर हम जान लेंगे तो हम गोलीय दर्पण में जितने भी प्रतिबिंब बनते हैं उनके रे डायग्राम आराम से बना सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, लगभग हम 3 जो है नियम हैं, फर्स्ट रूल एंड सेकंड रूल एंड थर्ड रूल, और इनमें से किन्हीं 2 रूल्स का उपयोग करके हम रे डायग्राम बनाएंगे। तो आज तो हम उस रे डायग्राम के बारे में जानेंगे, उन नियम के बारे में जानेंगे कि क्या है। और सब जानते हैं कि गोलीय दर्पण क्या है। एक बार गोलीय दर्पण और जान ले क्या है, कि कोई भी गोला हम ऐसा लें जो कैसा हो, पारदर्शी हो, और उसको क्या करें, ऐसे करके काट ले, तो इस वाले भाग को आप अलग हटा दो। अब बचा कौन सा भाग, ये वाला। और जब इस भाग को हम किसी तरफ क्या चांदी से या कलई से जब हम उस पर पॉलिश कर देंगे, तो जिस तरफ पॉलिश किया जाएगा उसका विपरीत भाग, यानी इस तरफ वाला भाग मान लीजिए, तो ये कैसा, परावर्तक पृष्ठ होगा। कैसा होगा? परावर्तक पृष्ठ होगा। और जब परावर्तक पृष्ठ है तो फिर क्या है, ये एक दर्पण का कार्य करेगा। कैसा? दर्पण का कार्य करेगा। जब परावर्तक पृष्ठ है दर्पण का कार्य करेगा, है ना, लाइक ए मिरर। ओके, लाइक ए मिरर की तरह कार्य करेगा। अब अगर कोई ऐसा है और उसको हमने, अगर इसके हमने बाहर की ओर क्या किया था, पॉलिश की थी, लेकिन अब अंदर की ओर कर दें तो अंदर की ओर कर देंगे। जब अंदर की ओर करेंगे तो ये वाला कैसा होगा, परावर्तक पृष्ठ होगा, यानी कि ये क्या होगा, परावर्तक पृष्ठ बाहर वाला होगा। तो अब जो अंदर की ओर परावर्तक पृष्ठ है ऐसे खोखला वाले एक तरफ, तो इसको तो हम क्या बोलेंगे, अवतल दर्पण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अवतल दर्पण। क्या बोलेंगे? अवतल दर्पण। और जो उभरा हुआ अंदर की ओर पॉलिश है, इसमें बाहर की ओर पॉलिश थी, और जो उभरा हुआ जो ऐसे जो सरफेस होता है उभरा हुआ, जिससे जो परावर्तक पृष्ठ होता है, यही तो इसका परावर्तक पृष्ठ होगा, तो ये दर्पण वाला होगा। तो इसे क्या उत्तल दर्पण बोलेंगे। क्या बेटे? उत्तल दर्पण। ऐसा दर्पण जिसका उभरा हुआ परावर्तक पृष्ठ होता है उसे क्या बोलते हैं, उत्तल दर्पण। और इसमें ये धसा हुआ या घुसा हुआ परावर्तक पृष्ठ होता है उसे क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण। तो हमने दर्पण के प्रकार तो समझ लिए, लेकिन अब हमें क्या क्या देखना है, हमें ये देखना है कि क्या इनके नियम हैं, इन पे जो रे डायग्राम बनाएंगे, ठीक है, प्रतिबिंब बनाने के लिए। ठीक है, गोली दर्पण में प्रतिबिंब बनाने के क्या नियम हैं, वो 3 नियम जान लें। और इन 3 नियम में से क्या करना है, किसी 2 नियम का प्रयोग करके हम बना सकते हैं। तो पहला नियम क्या है आप देख लें। पहला नियम कहता है दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर
चलने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। यानी कि कोई हम दर्पण बना लें, हम पहले बनाएंगे कौन सा, अवतल दर्पण, बाहर की ओर कर देंगे ऐसे पॉलिश, और ये हो गया इसका मुख्य अक्ष। ये तो हो गया मुख्य अक्ष। देखिए मुख्य अक्ष, इन सब के बारे में, मुख्य अक्ष, फोकस, दूरी, फोकस, इस सब के बारे में हम जो प्रीवियस वीडियो था उसमें पढ़ा चुके हैं। आप आई बटन में दिख रहा है, आप इसमें जाकर प्लेलिस्ट में जाके हमारे वीडियो देख सकते हो। तो ये हुआ मुख्य अक्ष। क्या है ये, मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष या प्रिंसिपल एक्सिस भी बोल सकते हो। यहाँ पर क्या है, एक केंद्रक होता है और ये फोकस। अब ये क्या बोल रहा है, दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली कोई भी किरण अगर आ रही है, समांतर आ रही है, किसके, मुख्य अक्ष के समांतर, है ना। अब समांतर जब आ रही है तो ये क्या करेगी, और परावर्तन के पश्चात कहाँ से जाएगी, इस फोकस बिंदु से होकर जाएगी। परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से होकर जाएगी। ये बात क्लियर हुई। अगर अब इसी को हम अवतल दर्पण में देखें, अवतल दर्पण में इसका भी मुख्य अक्ष यही होगा, ठीक है। इसका सी इधर दे दो और एफ इधर दे दो, इसी टाइप का यहाँ सी भी दे दो, यहाँ एफ दे दो, ठीक है। अब क्या करना है, इससे क्या करेगी, ऐसे करके समांतर मुख्य अक्ष के, ये मुख्य अक्ष है और इसके समांतर जा रही है, तो बेटा क्या होगी कि ये ना, अब क्या है, इसमें तो यहाँ तो ट्रांसफर होगी नहीं, ये क्या है, ऐसे लौट जाएगी, इस प्रकार से लौट जाएगी। तो हम इससे क्या, पीछे अवतल दर्पण में ना ऐसे करके, सॉरी उत्तल दर्पण में ना ऐसे मिलती हुई प्रतीत होगी। क्या, मिलती हुई प्रतीत होगी, इसे आभासी बोलते हैं। क्या है, आभासी, मिलती हुई प्रतीत होती है, रियल में नहीं मिलती है, ठीक है। आभासी प्रतिबिंब बनेंगे यहाँ पर, तो ऐसा होगा। तो पहला वाला नियम समझ गए कि कोई भी प्रकाश की किरण अगर मुख्य अक्ष के समांतर आती है और समांतर जब आप किसी परावर्तक पृष्ठ टकराएगी तो वो फोकस बिंदु से होकर ही गुजरेगी। कितनी भी आप निकाल लीजिए बेटा, कहाँ से जाएंगी, इस फोकस बिंदु से। और कलर ले लें, उनसे समझ लो, कितनी भी आप निकाल लीजिए, कहाँ से जाएगी, इस फोकस बिंदु से, ठीक है। ये ले लीजिए, और चाहे आप नीचे से ले लो ऐसे करके। अगर इसके समांतर है तो कहाँ से जाएगी बेटा, इस फोकस बिंदु से, ठीक है। कहाँ से जाएगी, इस फोकस बिंदु से, ठीक है। यानी कि अगर इस मुख्य अंश के समांतर प्रकाश किरण आ रही हैं तो सब फोकस बिंदु से होकर ही जाएंगी। कहाँ से जाएंगी, फोकस बिंदु से होकर। ये प्रथम नियम हो गया है, ठीक है, समझ गए, वेरी गुड। अब हम देखते हैं द्वितीय नियम, इसको हटा दें, वेरी गुड, इसको नोट कर लेना, ठीक है। एक साफ बना दें, चलो ठीक है। साफ बनाने में क्या है, ये लो, ये मुख्य अक्ष बना लो उसको आप ऐसे करके, और ये केंद्रक और ये फोकस। ये करना बहुत जरूरी होगा। अगर आप ऐसी पॉलिश नहीं करते तो पता ही नहीं चलेगा कौन सा मुख्य अक्ष है, सॉरी कौन सा अवतल है, कौन सा उत्तल है, हम इससे ही जान पाएंगे। और कोई भी परावर्तक ऐसे इसके मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो क्या है, फोकस बिंदु से होकर जाएगी, ठीक है। इस प्रकार से आप बना लो, या इस तरफ भी ले लो, कहाँ से जाएगी, इस फोकस बिंदु से होकर जाएगी, ठीक है, समझ गए, वेरी गुड। अब हम बात करते हैं द्वितीय, दर्पण की मुख्य फोकस से होकर जाने वाली अवतल दर्पण में या मुख्य फोकस की ओर से और मुख्य फोकस की ओर जाने वाली उत्तल दर्पण में प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के समांतर होती है। किसकी होती है, मुख्य अक्ष के समांतर होती है। क्या आप दर्पण की मुख्य फोकस से होकर, है ना, इसमें क्या मुख्य फोकस से होकर जाएगी, देख लीजिए, हटा दे बेटा इसको, वेरी गुड। केवल बस इसका उल्टा है, कुछ यही नियम है, नियम कुछ भी नहीं है, अभी बता देंगे कैसे इसको उल्टा है। नियम जो भी पढ़ा वही है। ये क्या बोल रहे हैं कि दर्पण के मुख्य फोकस से जाएगी। आप यह दर्पण देख लीजिए, ये आपका दर्पण है, ठीक है, ये इसका मुख्य अक्ष हो गया। अब ये इसका सी हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर,
या वक्र का केंद्रक। अब ये क्या बोले, दर्पण के मुख्य फोकस से कोई भी किरण अगर आप मुख्य फोकस से गुजारेंगे, ये हम मुख्य फोकस से गुजार रहे हैं, तो ये क्या मुख्य अक्ष के परावर्त समांतर ही जाएगी। अगर आप पहले हम क्या कर रहे थे कि समांतर आ रही थी तो मुख्य फोकस से जा रही थी, यही तो कर रहे थे, है ना। क्या कर रहे थे, समांतर जा रही थी तो मुख्य फोकस। अभी क्या उनका उल्टा कर दिया कि कोई भी किरण अगर मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी तो क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर होगी। ये तो किसमें, अवतल में हुआ, किसमें, अवतल दर्पण में, दर्पण में। लेकिन हम उत्तल दर्पण ले लें तो क्या है, बात तो सब वही रहेगी। देखते हैं कैसे। ये मुख्य अक्ष बना दें, क्या बना दें, मुख्य अक्ष। ठीक है। अब क्या है, इधर आप सी बनाना पड़ेगा, इधर एफ, और हाँ इधर क्या बनाना पड़ेगा, हाँ इधर एफ और इधर सी। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम कोई भी किरण कहाँ से निकालेंगे, फोकस बिंदु से, और फोकस से मुख्य फोकस से गुजारेंगे। तो अब ये इसके पार तो नहीं हुई, तो ना ये क्या करेगी, ये ऐसे करके क्या करेगी, ये इसके रिफ्लेक्ट हो जाएगी। क्या करेगी, ये रिफ्लेक्ट होने का कार्य करेगी। ठीक है, ऐसे रिफ्लेक्ट होने का कार्य करेगी। ठीक है, हाँ, या इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्या है, दर्पण की मुख्य फोकस से होकर जाने वाली, अब तक मुख्य फोकस से जाने वाली उत्तल प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के मुख्य अक्ष के समांतर होती है। तो क्या है, या तो आप इस तरफ मान लीजिए, ये तो हो ही रही है, तो क्या मुख्य अक्ष के समांतर होगी। ठीक है, ये दूसरा नियम हो गया। तो पहला नियम क्या था कि कोई भी समांतर आएगी मुख्य फोकस से जाएगी। दूसरा नियम कह रहा है कि कोई मुख्य फोकस से होकर अगर जा रही है तो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। ठीक है, चलो तृतीय नियम देखते हैं। तृतीय नियम क्या कहता है आपका, चलिए देखते हैं तृतीय नियम। तृतीय नियम कहता है दर्पण के वक्रता केंद्रक से होकर जाने वाली अवतल दर्पण में या वक्रता केंद्रक की ओर से आने वाली उत्तल दर्पण में प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग पर वापस लौट जाती है। जरा देखिए, ये आपका रहा दर्पण, ठीक है, समझ गए, और ये रहा मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष यहाँ है आपका वक्रता केंद्रक, और ये थोड़ा छोटा बना लें ताकि इमेज क्लियर बने। ये आपका एफ कर दिया, यहाँ आपका हमने सी कर दिया। ये क्या कह रहे हैं, दर्पण के वक्रता केंद्रक से होकर आने वाली, है ना। अब वक्रता केंद्रक कौन सा, यही वाला है। अगर इससे कोई भी किरण अगर आएगी, इससे होकर आ रही है और टकरा रही है, तो आ रही थी इसी पथ पे, तो जब यहाँ टकराएगी ना बेटा, तो वो इसी मार्ग पर वापस लौट जाएगी। क्या है, इसी मार्ग पर वापस लौट जाएगी। उत्तल दर्पण में प्रकाश की किरण, क्या वक्रता केंद्र की ओर से आने वाली उत्तल दर्पण में प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग पर वापस जाएगी। मतलब क्या है, आप देख लीजिए, उत्तल दर्पण बना लें ऐसे करके। उत्तल दर्पण देखें आप, ये है आपका उत्तल दर्पण। ठीक है, अब उत्तल दर्पण में दर्पण थोड़ा ज़्यादा सीधा बन गया, थोड़ा सा ऐसा कर लो आप। हाँ, जब गोलीय है तो गोलीय ही होना चाहिए ना। हाँ, अब इसका क्या करें हम, ये बना दिया हमने कौन सा, मुख्य अक्ष। ये आपका सी हो गया, ये एफ हो गया, ये सी हो गया, ये एफ हो गया। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, कोई भी किरण अगर ऐसी प्रतीत हो रही है कि वो कहाँ जा रही है, सेंटर ऑफ वक्रता केंद्र में जा रही है, ऐसे करके, तो इस तरफ तो ये ऐसी मालूम पड़ेगी मिलती हुई, लेकिन वो क्या होगी, रियल में क्या होगी, वापस लौट जाएगी। यहाँ तो मिलती हुई आभासी मान लग रही, कैसी, आभासी, आभासी है, क्या है, आभासी, रियल नहीं है। और यहाँ पर क्या, रियल, जैसे ही आएगी वक्रता केंद्रक से तो उसी पथ पर लौट जाएगी। इसमें क्या ऐसा मालूम पड़ेगा, लेकिन क्या है, यहाँ से टकराएगी और यहाँ से ही वापस हो जाएगी।
इधर तो ऐसे हमने मिला दिया या मिलती हुई प्रतीत होगी, रियल में नहीं मिलेगी। तो हमने क्या है, गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम, 3 नियम जाने, और इन 3 नियमों को में से किसी 2 नियम का उपयोग करके प्रतिबिंब बनाने का क्या करेंगे, प्रतिबिंब बनाएंगे। अवतल दर्पण पे प्रतिबिंब कैसे बनाते हैं, या अवतल दर्पण पर जो है प्रतिबिंब जो आरेख है वो किस प्रकार से बनेगा, इसके बारे में आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि अवतल दर्पण क्या होता है। कोई भी हम गोला को उसको काट लेंगे, है ना, और इस कटे हुए भाग को अलग कर देंगे। अलग करने के बाद जो ये भाग बचेगा, इसके बाहरी सरफेस पे, पृष्ठ पर हम क्या कर देंगे, कलई या क्या सिल्वर की या चांदी की क्या पॉलिश कर देंगे। तो अंदर वाला जो पृष्ठ होगा ये कैसा होगा, परावर्तक पृष्ठ होगा, परावर्तक पृष्ठ। और परावर्तक पृष्ठ की वजह से ये दर्पण का कार्य करेगा। क्या, दर्पण का कार्य करेगा। तो और इस दर्पण को जो अंदर गोर जो होता है ना, ऐसे खोखला अंदर गोर अवतल होता है, और अवतल होता है इसीलिए हम अवतल दर्पण पर क्या, प्रतिबिंब की बात करेंगे। प्रतिबिंब अवतल दर्पण पर, ये अवतल दर्पण है तो इसके प्रतिबिंब के बारे में बात करेंगे। फिर अवतल दर्पण के उपयोग भी हम देखेंगे। ठीक है, आप हमारे चैनल से जुड़े हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें, और सभी वीडियो को क्रमबद्ध देखने के लिए प्लेलिस्ट जरूर ज्वाइन करें। ठीक है, तो चलो देखते हैं क्या है अवतल दर्पण पर प्रतिबिंब। एक फर्स्ट पोजीशन देखते हैं, चलिए देखते हैं क्या है। पहली पोजीशन ये कहती है जब वस्तु अनंत पर हो। पहले आप अवतल दर्पण बनाएं। आप अवतल दर्पण ले लें इस प्रकार से, ये पॉलिश कर दी। ठीक है, ये मुख्य अच्छा आप ले लीजिए इस प्रकार से। ठीक है, अब वस्तु कोई क्या है, अनंत पर है। ये सी है और ये एफ है, या मुख्य, ये वक्रता केंद्रक है, और ये क्या है, मुख्य फोकस है। अब कोई चीज़ क्या है, अनंत है। अब अनंत से जब कोई चीज़ आएंगे, और अनंत से हमें सब चीज़ क्या है, एकदम पैरेलल ही मालूम पड़ती है। जब इससे मुख्य फोकस से जाएगी तो ऐसे करके चली जाएगी। किस प्रकार से, इसके मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, मुख्य अक्ष समांतर। और हम एक लेके आएंगे, वो भी आएगी, वो कहाँ, यहाँ से आएगी। और जब ये यहाँ आएगी तो आप देख रहे हैं दोनों कहाँ पे काट रही हैं, मुख्य फोकस पर। और किस प्रकार की, उल्टी। यानी कि जब रेखाएं या प्रकाश किरण अनंत से आती हैं तो जो प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ बनता है, मुख्य फोकस पर। कहाँ बनता है, मुख्य फोकस पर बनेगा। दूसरा उल्टा बनेगा, है ना, उल्टा है। और कैसा बनेगा, रियल बनेगा। कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। कैसा बनेगा, वास्तविक, वास्तविक बनेगा, रियल बनेगा। और कहाँ बनेगा, मुख्य फोकस पर। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अगला है जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच हो। चलो एक बना दें, यह आपका अवतल दर्पण हो गया, और ये लीजिए मुख्य। अब ये आपका वक्रता केंद्र हो गया, ये फोकस हो गया। अब कोई वस्तु है वो आपकी अनंत तथा वक्रता केंद्र के मध्य है। अच्छा, वक्रता केंद्र होगा और अनंत कहीं भी होगा तो उसके मध्य, ये पोजीशन मध्य माने, अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच। अब कोई चीज़ यहाँ से जब पैरेलल जाएगी तो वो कहाँ से आएगी, यहाँ से जाएगी। और एक आप यहाँ से ले लीजिए तो वापस, यानी कि वो कहाँ बनेगी, वो बनेगी, कहाँ बनेगी, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच आपका प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब कैसा होगा, उल्टा होगा। और कैसा होगा, छोटा होगा। छोटा मतलब किससे, जो आपकी रियल इमेज जो आपके वस्तु है, वस्तु से छोटा। किससे छोटा, किससे, वस्तु से, वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा बनेगा।
ठीक है, उल्टा बनेगा, कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र तथा फोकस के मध्य बनेगा। ये जरूर लगा दो ताकि मालूम पड़े किरण कैसे गई। हाँ, टकरा के वापस। ठीक है, ये 3 नियम पढ़े थे, आप प्रीवियस वीडियो में देखेंगे तो 3 नियम पे ही हम क्या है वीडियो बना रहे हैं। अब क्या है, अगर कोई भी वक्रता केंद्र और तथा अनंत के बीच में वस्तु रखता है तो कहाँ बनती है, फोकस मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के मध्य बनेगी वस्तु। कैसी बनेगी, उल्टी बनेगी, छोटी बनेगी वस्तु से और वास्तविक बनेगी। कैसी बनेगी, वास्तविक बनेगी। कैसी बनेगी, वास्तविक बनेगी, वास्तविक बनेगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या है। दूसरा हम देखते हैं कौन सा, हमने ये देख लिया, ये देख लिया। अब जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, अब हम ये वाला देखेंगे कौन सा, हम एक प्रतिबिंब बनाएंगे। कौन सा, अवतल, और ये क्या है, वक्रता केंद्र है, ये मुख्य फोकस है। अब वस्तु कहाँ है, इसी वक्रता केंद्र पर है। अब वस्तु कहाँ है, इसी वक्रता केंद्र पर है। जब वक्रता केंद्र पर है तो आप ऐसे गई, ठीक है, तो कहाँ आई, ये ऐसे। दूसरा इसी फोकस से ऐसे जब जाएगी तो कहाँ जाएगी, आके यहाँ। यानी कि जब वस्तु को हम कहाँ रखते हैं, वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो कैसी बनेगी, उल्टी तो बनेगी, लेकिन कहाँ, वक्रता केंद्र पर ही बनेगी। वक्रता केंद्र पर प्रतिबिंब बनेगा। दूसरी कौन सी बात आपको दिख रही है, उल्टी होगी, यहाँ पर उल्टा प्रतिबिंब है। दूसरे क्या है, समान बन रही है। कैसी, समान, जितनी बड़ी वस्तु या वस्तु के समान, आप ऐसे लिख लो, वस्तु के समान, वस्तु के समान प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, और उल्टी बनेगी, वक्रता केंद्र पर बनेगी, और कैसी बनेगी, वास्तविक बनेगी। कैसी बनेगी, वास्तविक बनेगी। कैसी बनेगी, वास्तविक बनेगी। ठीक है, चलो अब देखते हैं हम, जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच हो। अब वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच हो, अब इसको देख लें। वस्तु कहाँ हो, वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच हो। ये आपका अवतल दर्पण है, ये वक्रता केंद्र हो गया, ये मुख्य फोकस हो गया। वस्तु कहाँ पर हो, वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच हो, यहाँ पर हो। अब आप देख लें, ठीक है, और एक आप यहाँ से कर लें। ठीक है, आप इसमें देखिए, आप कहाँ बनेगी, अनंत, अनंत तथा वक्रता केंद्र, केंद्र के बीच। भाई अनंत तो ये वाला हो गया, और ये क्या है, वक्रता केंद्र के बीच आपका प्रतिबिंब बनेगा। जब वस्तु कहाँ रखें, वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच रखेंगे। दूसरी बात कैसी बनेगी, उल्टा तो प्रतिबिंब बनेगा ही, ये तो बात सही है। देखो आप कैसा बनेगा, उल्टा, लेकिन वस्तु से बड़ा। कैसा, वस्तु से बड़ा बनेगा आप। ठीक है, वस्तु से बड़ा है, बड़ा बनेगा। ठीक है, वस्तु, और कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। कैसा बनेगा, वास्तविक। वास्तविक का मतलब समझ रहे हो, जब प्रकाश किरण वास्तव में मिलती हैं, टकरा के ये वास्तव में मिल रही हैं। देखो ऐसे करके आप ये जरूर देख लें आप, जब प्रकाश की किरण टकराकर वास्तव में मिलती हैं ना जिस जगह पर, तो वास्तविक बनती हैं। अभी एक आभासी का और इसमें आपका उदाहरण आएगा तो सब क्लियर होगा। ठीक है, कैसा बनेगा, अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच बनेगा, उल्टा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा और वास्तविक बनेगा। ठीक है, अब हम देखते हैं जब वस्तु मुख्य फोकस पर हो। कहाँ हो, मुख्य फोकस पर हो। चलो इसको हटा दें,
वस्तु कहाँ हो, मुख्य फोकस पर हो। चलो एक प्रतिबिंब बनाते हैं दर्पण। अवतल दर्पण बन गया ये आपका, ठीक है। ये आपका वक्रता केंद्र हो गया, ये मुख्य फोकस हो गया। अब वस्तु आपकी कहाँ पर है, यहीं पर रखी हुई है। कोई वस्तु है वो यहाँ पर रखी हुई है, ये गई और ये चली गई, ठीक है। दूसरा क्या करेंगे, हम इसको ऐसे ले जाएंगे, ठीक है, ऐसे करके ले जाएंगे और फिर वापस यहाँ पर, क्योंकि सीधे जाएगी तो सीधी टकरा के जाती है और वापस, यानी कि ये गई और पैरेलल ही जा रही है। यानी कि वस्तु जो प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब जो बन रहा है ना बेटा, प्रतिबिंब वो कहाँ बन रहा है, अनंत पर बनेगा। कहाँ बनेगा, अनंत पर, यानी कि बहुत दूर। और कैसा बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा। कैसा बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा। कैसा बनेगा, और कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। कैसा बनेगा, वास्तविक, वास्तविक बनेगा, ठीक है। अनंत पर बनेगा, भाई जा रही हैं अनंत में मिलेंगे जाकर, सीधे जाएंगे कहाँ मिलेंगे जाकर, तो बहुत बड़ा बनेगा, वास्तविक बनेगा, ठीक है। अब एक पोजीशन आती है, उसको देख लें, ये वाली, जब वस्तु मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच हो, ध्रुव वाला पॉइंट ये इसके जब बीच हो, तो उसको हम जरूर एक बार देख लें। चलो देखते हैं क्या है। ये रही आपकी इमेज, दर्पण रहा, समझो जरा इसको। ये रहा आपका मुख्य अक्ष, ये रहा आपका केंद्रक, ये रहा फोकस। अब वस्तु कहाँ रखेंगे, बस जब वस्तु मुख्य फोकस था, ध्रुव, ध्रुव बेटा ये रहा। अब इसके मध्य ये वस्तु आपने रख ली। अब कहाँ बनेगा, अब जरा देखें, इसको हम ले जाएंगे ऐसे, तो ये तो चला गया, ये तो ठीक है। अब ये ले लें ऊपर, ठीक है, ऐसे 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 ये, और टकरा के ये गई सीधी वापस, ठीक है। अब क्या है, ये दोनों थोड़ा सा इमेज बना लें, थोड़ा सा ऐसे ऐसे। आपको लग रहा होगा ये इस प्रकार से बनी हुई हैं, देखो दोनों इस प्रकार से। जब इस प्रकार से, तो जाहिर सी बात, अगर आगे इनको बढ़ाएंगे तो आगे जाके ये मिल जाएंगे जहाँ पर, है ना, कहीं मिलेंगी। लेकिन यहाँ आगे मिल के आगे तो ये रिफ्लेक्शन हो रहा है, यहाँ से गई और यहाँ से वापस लौट गई, इसी केंद्र से होकर। जब ये लौट गई बेटा, एक नियम होता है, कोई भी वक्रता केंद्र से जब जाती है तो वही उसी दिशा में वापस लौटा है, 90 अविलंब बोलते हैं इसका, ठीक है। अब क्या है, हम इसको मिलाएंगे, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे मिलाएंगे, तो ये जो प्रतिबिंब बनेगा वो प्रतिबिंब दिखेगा। अब ये प्रतिबिंब कैसा होगा, ये सीधा होगा, सीधा होगा। दूसरी बात, ये कैसा होगा, आभासी होगा, आभासी प्रतिबिंब होगा। मतलब अब ये वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बन रहा है, अब ये आभासी बन रहा है, सीधा बन रहा है, ठीक है, और बड़ा बन रहा है, वस्तु से बड़ा बन रहा है, वस्तु से बड़ा बन रहा है, ठीक है, ठीक है। कहाँ बन रहा है, सीधा बन रहा है, आभासी बन रहा है और वस्तु से बड़ा बन रहा है। कब, जब हम किसी वस्तु को मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच रखते हैं। तो हमने पढ़ लिया इन 6 प्रकार, 6 मतलब जो है स्थिति पर प्रतिबिंब को रख कर देख लिया कि ऐसे करके किस किस जगह पर प्रतिबिंब बनेंगे। अब हम अवतल दर्पण के उपयोग भी देख लें। क्या है, पहला है दाढ़ी व सेविंग बनाने में, सेविंग वगैरह बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, जिसका जो ना थोड़ा सा ये बड़ा होता है, ठीक है, थोड़ा सा इस टाइप का, तो उसको उपयोग किया जाता है। डॉक्टर के द्वारा नाक, आँख, दांत, गले के निरीक्षण में भी अवतल दर्पण का उपयोग होता है। सौर भट्टियों में होता है, सौर भट्टियों में भी अवतल दर्पण का उपयोग होता है। टेबल लैंप आप देखते हैं, टेबल लैंप इस प्रकार की बनी होती है, थोड़ी सी टेबल लैंप इस प्रकार से बनी होती है और उसका जो पीछे जो चीज़ होती है वो अवतल दर्पण के आकार की होती है। मोटर कार, रेल इंजन में भी अवतल दर्पण का उपयोग होता है, ठीक है। आपने देखा गाड़ी वगैरह में, अब जो बड़ी गाड़ी होंगी उसमें अवतल दर्पण वगैरह
लगे होते हैं ताकि वाहन जो ना आराम से पूरे वाहन उसके अंदर दिखें और आसानी से दिख जाएं। इस प्रकार से हमने अवतल दर्पण के बारे में जान लिया और हमने ये भी जाना कि किस प्रकार से कौन सी प्रतिबिंब किस किस स्थिति पर रखकर हम बनाते हैं। कन्वेंशन या चिन्ह परपाटी, ये इम्पोर्टेंट क्यों है? ये इम्पोर्टेंट इसलिए है कि अगर आपने मिरर और लेंस, अगर आपने मिरर पढ़ लिए हैं और मिरर पढ़ने के बाद अगर आपको जो है अगर आप इनके साइन कन्वेंशन नहीं जानते हैं तो किसी प्रकार के आप न्यूमेरिकल्स नहीं लगा पाएंगे। तो हमें इनको जानना पड़ेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, वीडियो को इसकी बिल्कुल ना करें, ठीक है। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें। तो देखते हैं क्या है चिन्ह परिपाटी या साइन कन्वेंशन। आपको ये दिख रहा होगा, आपको एक वो दिया गया है दर्पण, जो वो दर्पण कौन सा है? अवतल दर्पण है। कौन सा है? अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण या कॉनकेव मिरर। क्या है? कॉनकेव मिरर है। अब कॉनकेव मिरर को हम चिन्ह परपाटी के बारे में क्या देखें। सबसे पहले क्या है, दर्पण पर प्रकाश की किरणें सदैव बाईं ओर से आपतित होती हैं, यानी कि चाहे दर्पण कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, अवतल हो या उत्तल हो, कोई भी क्या हो, दर्पण हो। अभी बताएंगे कैसे, जरा इसको एक बार ध्यान से देखें कैसे। सदैव कैसे? बाईं ओर से। देखिए बाईं ओर क्या होता है? लेफ्ट हैंड साइड। अगर हम इसको राइट हैंड आर मान लें, इस तरफ एल मान लें, तो बाईं ओर से आपतित होगी। आप ऐसे समझें जैसे कि ये जो है एक क्या है? मिरर है। कौन सा है? अवतल मिरर है। तो जितनी प्रकाश किरणें आएंगी वो कहाँ? इस तरफ बाईं ओर से आ रही होंगी। कहाँ से? बाईं ओर से, ठीक है। अब इसी जगह अगर हम दर्पण ले लें, कौन सा? ऊपर बना थोड़ा सा। अगर दर्पण हम उत्तल दर्पण ले लें तब भी प्रकाश की किरण किधर से आएंगी? बाईं ओर से ही आती हुई प्रतीत होंगी। क्या होंगी? बाईं ओर से। यानी कि दर्पण पर प्रकाश किरणें सदैव बाईं ओर से आपतित होती हैं। हमेशा प्रकाश की किरणें जो होंगी वो हमेशा कहाँ से आएंगी? बाईं ओर से, यानी कि इस तरफ से आती हुई प्रतीत होंगी, इस तरफ की ओर। तो ये क्या है? बाईं, और यह कौन सा? दायां है। क्या है? दायां भाग है। तो ये बायां भाग है। तो बाईं ओर से आपतित होती हैं, आती हुई प्रतीत होती हैं। ये बात तो क्लियर हुई। सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मुख्य अक्ष के साथ नापी जाती हैं। अब दूरियां नापने के लिए हमें एक बात समझ लेनी चाहिए। ये क्या कह रहे हैं कि सभी दूरियां जो हैं दर्पण के, है ना, दर्पण के ध्रुव से मुख्य अक्ष के साथ, देखो ध्रुव रहा ये वाला जिसे हम पोल बोलते हैं, और मुख्य अक्ष ये लाइन देख रहे हैं आप, यहाँ से यहाँ तक, इसे मुख्य अक्ष बोलते हैं। कौन सी लाइन? ये एक दर्पण है, वैसे उस पर बना है, दिख रहा होगा, और ये लाइन जो खींच दे इसको हम मुख्य अक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष। और ध्रुव कौन सा? ये पॉइंट, इसको P बोलो या बोलो क्या? ध्रुव। तो सभी दूरियां जो हैं ध्रुव से मुख्य अक्ष के साथ नापी जाती हैं। अच्छा, अब नापने के लिए एक मैथ में एक चीज़ देखते हैं। क्या देखते हैं? कि हम ऐसे करके बनाते हैं। हम जानते हैं इसको हमेशा पॉजिटिव में दिखाया जाता है। किसमें? पॉजिटिव में। और इसको भी पॉजिटिव, इस तरफ नेगेटिव और इस तरफ नेगेटिव। आप ऐसे ले लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। इसको पॉजिटिव, इसको पॉजिटिव, इसको नेगेटिव, इसको नेगेटिव। यानी कि अगर आप कोई भी चीज़ ऊपर जाओगे तो क्या? ये पॉजिटिव वाला, इस तरफ जाओगे दाईं ओर ये पॉजिटिव यानी धनात्मक आएगा, ऊपर जाओगे धनात्मक, और इस तरफ जाओगे तो ऋणात्मक, नीचे जाओगे तब भी ऋणात्मक। वही चीज़ हम इसमें देखने वाले हैं। हम ये पोल ले लिया, अगर इसके कुछ नीचे आएंगे तो किस में होगी? ऋणात्मक में। ऊपर जाएंगे तो धनात्मक में, इस तरफ जाएंगे तो धनात्मक, इस तरफ तो ऋणात्मक। ये बात सही है। चलो क्या है देखते हैं। दर्पण के ध्रुव के दाईं ओर से नापी गई दूरियां, दर्पण के ध्रुव से दाईं ओर यानी कि इस तरफ से दूरी, कोई भी इस तरफ से नापी गई दूरियां धनात्मक होंगी। सॉरी, दाईं इस तरफ होता है ना, ये तो बायां होगा, गलती हुई, बायां
ठीक है। अब दायां, अगर दर्पण के ध्रुव से दाईं ओर से दूरी, अब आप जानते हो ये क्या है, पॉजिटिव है, ये वाला कौन सा एक्सिस है, पॉजिटिव है। अगर दर्पण के ध्रुव से दाईं ओर से अगर आप दूरी नापते हैं तो वो दूरी किस में होगी, धनात्मक में होगी, वो दूरी धनात्मक में होगी, ठीक है। और हमें चिन्ह लगा, चिन्ह के साथ ली जाती है। दर्पण के ध्रुव से बाईं ओर से नापी गई दूरियां ऋणात्मक चिन्ह के साथ ली जाती हैं। मतलब अगर बाईं ओर से ली जाएं, ये बाईं हो गया, ये दाईं हो गया, या इधर दाईं कर दो, ठीक है, क्या कर दो, दाईं कर दो, दाईं ओर से ली गई दूरी दाईं, इधर कर दो बाईं, ठीक है। अब सही है, दाईं और बाईं। अगर दाईं ओर की दूरी ली जा रही है ध्रुव से, है ना, कहां से, दर्पण के ध्रुव से दाईं ओर अगर हम चलेंगे तो हम लेंगे धनात्मक, लेकिन दर्पण के ध्रुव के बाईं ओर, ध्रुव से बाईं ओर अगर हम जाएंगे तो हम क्या लेंगे, ऋणात्मक। अब बात क्लियर हुई, अब तो समझ में आया ना। अगर हम ध्रुव से दाईं ओर की ओर जाएंगे तो हम धनात्मक, ध्रुव से दर्पण की बाईं ओर अगर दूरी नापते हैं तो उसे हम किसे, ऋणात्मक में नापेंगे या दूरी ऋणात्मक में लेंगे। ये बात सही है, ठीक है। दर्पण ध्रुव के बाईं ओर से नापी गई दूरियां ऋणात्मक के साथ या ऋणात्मक से साथ ली जाती हैं। ये बात सही है। अब देखते हैं, वस्तु एवं प्रतिबिंब की लंबाई मुख्य अक्ष के ऊपर धनात्मक। अब मुख्य अक्ष यही वाला है, जैसे इसमें ये वाला मुख्य अक्ष है ना, ऐसे ही मुख्य अक्ष ये ब्लैक से जो दिखाया ये मुख्य अक्ष है। अगर ऊपर वाला लेंगे, ऊपर की ओर लंबाई धनात्मक होगी, इसकी लंबाई धनात्मक, क्यों, हम इस वाले एक्सिस पे नापेंगे, इस वाले एक्सिस पे, और ये किस में है, धनात्मक में है। जब ये मुख्य अक्ष किस में है, धनात्मक में है, तो इसकी दूरी किस में, धनात्मक में नापेंगे, ठीक है। आगे क्या बोलते हैं, तथा नीचे की ओर अगर प्रतिबिंब, अब ये वस्तु हो गई, ये वस्तु है और तो धनात्मक, अगर नीचे की ओर आप ले रहे हैं तो नीचे वाला किसमें, ऋणात्मक में है ना, ऋणात्मक में है। तो नीचे वाली कोई दूरी तो किसमें, नीचे की ओर लंबाई ऋणात्मक में ली जाएगी, और नीचे की ओर कोई लंबाई होगी वो ऋणात्मक में हम लेंगे। इस पूरे ये क्या है, हमने अवतल दर्पण में लिया। अगर हम दाईं ओर लेंगे ध्रुव की, जो भी इधर दूरी नापेंगे वो धनात्मक है, क्योंकि दाईं तरफ है। क्यों होगा, ये कारण बताया हुआ है। अब ध्रुव से इस तरफ दूरी नापेंगे तो किसमें होगी, ऋणात्मक होंगे। अगर प्रतिबिंब की लंबाई नापेंगे, इस अक्ष पे लेंगे तो धनात्मक होंगी। नीचे लेंगे प्रतिबिंब, ये वस्तु हो गई, ये क्या हुआ, प्रतिबिंब हो गई, प्रतिबिंब की लंबाई नीचे की ओर नापेंगे तो ऋणात्मक लेंगे, ठीक है। ये बातें क्लियर हुई, ठीक है। तो इस वीडियो को आप बड़े ही ध्यान से देखें, नोट्स बनाएं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है। चैनल से जुड़े रहिएगा, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। पूरे वीडियो बड़े ध्यान से पढ़ने के लिए आप प्लेलिस्ट को ज्वाइन कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय।